हेलो दोस्तों, मैं जीतन द्विवेदी आपको स्वागत है चैनल पर है। आज हमें ताम्र पाषाण कालीन स्थलों के बारे में डिस्कस करना है। इसके पहले हम आपके दो स्थलों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें आपका कायथा और नाबदा टोली हम पढ़ चुके हैं। कायथा के बारे में हमने काफी विस्तृत चर्चा की है, कहाँ पड़ता है मध्य प्रदेश में, और उसी संबंध में हमने आपको वराह मिहर के बारे में भी काफी कुछ बताया, उस स्थल के बारे में। नौदा टोली के में भी बताया है आपको कि नवदा टोली में क्या प्राप्त हुआ है आपको, और जो आपको सुव्यवस्थित नगर योजना प्राप्त मिली है वो आपको नवदा टोली में। इसके पहले भी हम आपका जो मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ रहे थे, उसमें हमने आपका मध्य प्रदेश के प्रागैतिहासिक काल से पढ़ाना प्रारंभ किया था और ताम्र पाषाण काल तक हम आ चुके थे। एक रिवीजन लेते हुए हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एक लंबा गैप हो गया है इस वीडियो को आने में। आपको पता है कि मध्य प्रदेश का जो इतिहास है वो आपका पाषाण काल से प्रारंभ होता है। पाषाण काल यानी आपका प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल किसको कहते हैं? जिसमें हमें केवल पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं और लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते। उसके अंतर्गत हमने मध्य प्रदेश में पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल में विभाजित किया था। आपके पाषाण काल को भी हमने 3 भागों में क्या किया था? डिवाइड किया था। आपका पुरा, मध्य और नव, इनका हमने टाइम पीरियड बताया था आपको। 2.5 लाख से 10,000 के बीच में, 10,000 से लगभग 5,000 और 5,000 से 3,000 के बीच में। इनके बारे में हमने काल निर्धारण भी किया था और इनके बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है आपका पुरा पाषाण के बारे में, मध्य के बारे में और नव के बारे में। मैंने बताया था वहां आपको कि जो आपका पुरा पाषाण काल में मानव खाद्य का आखिटिक करता था, शिकार करता था और भोजन का संग्रह करता था, और आग की खोज की थी जो इंपॉर्टेंट थी आपकी इफेक्ट प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से। और जो हथियार थे वो क्वार्टजाइट के बनाए गए थे, जो कि नरम चट्टानों के होते हैं, जैसे आपके हस्त कुठार, फलक, ये सब जो थे वो आपके इसमें थे, पुरा पाषाण में थे। वहीं मध्य पाषाण काल जब में हम आए तो औजारों की साइज कम हो गई, इसलिए इसको माइक्रोलिथिक एज बोलने लगे। क्वार्टजाइट के स्थान पर अब किसका हम चार्ट, एग्रेट इसका इस्तेमाल करने लगे। और वहीं जो आग का आविष्कार हुआ था वहां हम इसका उपयोग करना सीख गए। पशुपालन प्रारंभ हुआ, यहाँ केवल प्रारंभ हुआ, उन्हें उतना नॉलेज नहीं था यहाँ इसके बारे में। और जो कुछ स्थल थे यहाँ, जैसे भीमबेटका के बारे में हम काफी डिस्कस कर चुके थे, कहाँ पड़ता है। और वहीं हमने आपको VS वाकड़कार के बारे में भी 3 मार्कर के हिसाब से वहां पूरा बताया हुआ है। इसके बाद हम नव पाषाण काल में आए। नव पाषाण काल में मानव कृषि प्रारंभ करता है, पशुपालन का विकास करता है, और आपका जो पत्थर थे वो पॉलिशदार, चमकदार हो गए थे, है ना। तो काफी वहां एक डिस्कस हुआ है आपका इन पूरे सेशन में। तो आप पूरे सीरीज को देख सकते हैं। MPPSC 2020 की प्लेलिस्ट बनी हुई है कि मध्य प्रदेश का इतिहास कहाँ से हमने पढ़ाना प्रारंभ किया है और हम कहाँ तक आ चुके थे। वहीं हमने ताम्र पाषाण में भी आपको बताया था कि अब मानव पत्थर के अलावा क्या करने लगा था, वो अब तामा धातु का प्रयोग करना सीख गया था। इसमें मानव ने क्या विकास किया? जो अब कृषि का यहाँ विकास हुआ, क्योंकि मुख्य खाद्यान्न फसलों के अलावा वो अब दलहन फसलों का भी इस्तेमाल करना प्रारंभ कर चुका था। वहीं आप देखते हैं कि पशुपालन का भी यहाँ विकास होता है। और जो अब औजार बन रहे थे आपके, वो किससे बन रहे थे आपके औजार? अब तांबा के भी बनने लगे थे, पत्थर के भी बनने लगे थे, क्योंकि अब तांबा धातु का भी है। वहां मातृभूमि की देवी की जो आपकी प्रतिमाएं है वो इतनी ज्यादा मिली है कि ऐसा माना जाता है कि उस काल के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, धार्मिक प्रतीक के रूप में सांड का प्रयोग करते थे। वहां घर के भी हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कुछ झोपड़ी नुमा आकार। तो ये सब हम आपका पूरा एक सिलसिलेवार तरीके से MP को एक क्रमबद्ध तरीके से इतिहास को पढ़ रहे थे। और इसके पहले पिछली क्लास में हमने कायथा और नवदा टोली के बारे में बताया है। कायथा में हमने वहार मिहर के बारे में अलग से डिस्कस किया था, क्योंकि वो उज्जैन के हैं, 3 मार्कर के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट था। और नवदा टोली के बारे में बताया है कि वहाँ एक आपको परिवहन गाड़ी मिली है, सुनियोजित नगर व्यवस्था है, और ये सब हमने पूरा एक लंबा डिस्कस किया था। अब जो कुछ बचा था वो हम आज डिस्कस करेंगे कि 2 स्थल हो चुके थे। आपका तीसरा स्थल जो था वो था एरण। एरण कहाँ पड़ता है मध्य प्रदेश में? आपको पता है ये सागर जिले में स्थित है, और इसका टाइम पीरियड जो दिखा गया है वो 2000 से आपका 700 ईसा पूर्व के मध्य होता है। तो पड़ता कहाँ है? सागर जिले में। और सड़क मार्ग से आप जाएंगे तो 75 किलोमीटर की दूरी है। वहीं ये बीना है, बीना जंक्शन से इसकी दूरी 25 किलोमीटर दूरी पड़ती है सागर दिल्ली मार्ग पर।
तो ये तो आपको यहाँ हमने इसकी अवस्थिति बताई कि मध्य प्रदेश में एरण कहाँ पड़ता है। यहाँ हम इसके बारे में आप कुछ और बताएंगे कि वहाँ यहाँ सती के हमें अभिलेख प्राप्त हुए हैं, है ना, भानुगुप्त के बारे में। जब हम गुप्त काल पढ़ाएंगे तो उस पर अलग से और डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हम आपको केवल स्थलों का एक परिचय कराना चाह रहे थे, इसलिए इतना थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म है। जैसे इसका नाम एरण क्यों पड़ा, क्योंकि वहां कुछ सिक्के प्राप्त हुए हमें जिसमें एरीकरण लिखा हुआ था, और वहीं वीना वीना है जी, और रेवती नदी, रेवता नदी के संगम पर स्थित एरेका नामक ये क्या है, वहां घास बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होती है, उगती है, जिसके कारण भी इसका नाम एरण पड़ा। वहीं कुछ सिक्कों पर नाग का चित्र होने के कारण भी इसको एरफा अर्थात नाग से हुआ माना जाता है। ये तो आपको एक एक्स्ट्रा बताया गया है कि इसका नामकरण किस प्रकार हुआ है। वहीं जो हमें मिले हैं, जो है पढ़ना है, वो पढ़ना हमें के उपकरण क्या मिले हमें ताम्र पाषाण के, तो वहां हमें क्या में प्राप्त हुआ है आपका, वहां देखिए आप, हमें वहां तांबे की कुल्हाड़ियां, सोने के गोल टुकड़े, मिट्टी पशु की आकृतियां, काले व लाल मृदभांड, मृदभांड माने मिट्टी के बर्तन, और चित्रित मृदभांड और ताम्रकालीन बस्ती के भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो ये आपको जब मालवा संस्कृति लिखने को आएगी या ताम्र संस्कृति लिखने आएंगे तो आपको वहां कावथा का, नवदा टोली का और आपको एरण का वहां जिक्र करते हुए आगे बढ़ना है। और अब कुछ अन्य तथ्य भी है इसमें, जैसे समुद्रगुप्त ने एरण अभिलेख में लिखा है कि स्वभोग नगर एरीकरण प्रदेश, अर्थात समुद्रगुप्त स्वभोग के लिए एरीकरण जाता रहता था। ये आपको इसकी जानकारी बता दी गई है एरण के बारे में। इसके बारे में हम जब गुप्तकाल पढ़ेंगे, पर्यटन स्थल पढ़ेंगे तो और बताएंगे इसमें कि वहाँ आपके गरुड़ स्तंभ है, विष्णु की मूर्ति है, बौद्ध स्तंभ है, और कुछ जो वहाँ कुछ है वहाँ जो चीज़ें उसके बारे में भी और बता, जो अभिलेख वहाँ मिले हमें वहाँ गुप्तकाल के, भानुगुप्त का, सती का प्रमाण प्राप्त हुआ। ये सब हम जब हम पर्यटन पढ़ाएंगे या गुप्तकाल पढ़ाएंगे एमपी का तो वहाँ और डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हमें यहाँ स्थल देखना है। अब जो नेक्स्ट है वो आपका नागदा है। नागदा कहाँ पड़ता है, ये उज्जैन जिले में चम्बल नदी पर स्थित है, और ताम्र पाषाण बस्ती में मृदभांड और लघु अस्त्र आदि मिले हैं। थोड़ा सा चू और उसके ऊपर भी था वो देख लें आप, एक आवरा था पहले। ये कहाँ है, ये मंदसौर जिले में है, ठीक। और ताम्र पाषाण से लेकर गुप्त काल तक के यहाँ विभिन्न अवस्थाओं के समकालीन सामग्री मिली है। जैसे आपकी कायथा में मिली थी आपको गुप्त काल तक के, वैसे यहाँ भी आपके आवरा। क्वेश्चन क्या आएगा प्रीलिम्स में कि आवरा मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है, तो आपको बताना पड़ेगा मंदसौर जिले में है। यहाँ चित्रित लाल, काले व सफेद रंग के मृदभांड मिले हुए हैं, और ये सभ्यता महेश्वर, नवदा टोली, नागदा आदि ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता के समकालीन है। ये हम आपको एक नोट्स के फॉर्म में अभी यहाँ पढ़ा रहे हैं कि इस प्रकार नोट्स आपको यहाँ से प्रोवाइड कराए जाएंगे। और नेक्स्ट स्थल है डांगावाला। ये गत शताब्दी के उत्खनन से प्रकाश में आया है। ताम्र पाषाण बस्ती है जो उज्जैन से 32 किलोमीटर दूर है, और कायथा कितनी दूर थी आपकी, 25 किलोमीटर दूर थी, चंबल की सहायक नदी में, छोटी सिंध पर थी वो। वहीं नागदा, ये भी आपको उज्जैन में है, चंबल नदी पर स्थित है। इसमें भी ताम्र पाषाण बस्ती से भी मृदभान और लघु पाषाण के हमें अस्त्र मिले हुए हैं। और एक और है आपका आजाद नगर, ये इंदौर में पड़ता है। ये आपको याद रखना है कि नागदा कहाँ पड़ता है, डांगवाला कहाँ है, आपका आवरा कहाँ है, ठीक है ना। मूसा खेड़ी आजाद नगर में भी ताम्र बस्ती प्राप्त हुई है। जब आप ताम्र संस्कृति के बारे में लिखेंगे और तो उसके बारे में सबका हल्का हल्का जिक्र करते हुए आप इस मेंस के उसको कंप्लीट करेंगे कि आजाद नगर कहाँ है, नागदा कहाँ है, डांगावाला, इस प्रकार से। और खेड़ी नामा कहाँ है आपका, ये 1500 ईसा पूर्व पुरानी ताम्र पाषाण बस्ती है, ठीक। कुछ अन्य स्थल भी आपके मध्य प्रदेश में है, जैसे आपके देखिए आप यहाँ प्रमुख सभ्यताओं के अलावा मध्य प्रदेश के महेश्वर, उज्जैन, वेशनगर विदिशा में पड़ता है, शाजापुर, इंदौर, पश्चिम निबाड़, धार, जबलपुर, भिंड, 30 से अधिक बस्तियां क्या हुई, प्राप्त हुई हैं, ठीक है ना। वेशनगर जो विदिशा में पड़ता है आपका, इसका जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो 1000 BC से लेकर 9000 BC तक।
इसका भी आप हल्का सा वहां जिक्र कर दें जब मेंस राइटिंग कर रहे हो वहां। अब कुछ नोट देखें आप। मालवा संस्कृति के अंतर्गत नागदा, नौदा डेली, कायथा, देख रहे हैं आप यहाँ, नागदा, एरण, आवरा, कायथा, नावदाडोली आदि वेशनगर, ये किसके अंतर्गत आती है? ये आपकी मालवा संस्कृति के अंतर्गत आती है, क्योंकि आपके ये मालवा पश्चिम भाग में पड़ता है। कुछ अन्य तथ्य हैं। अध्ययन से ज्ञात होता है विश्व एवं देश के अन्य क्षेत्रों के समान मध्य प्रदेश के कई भागों, खासकर नर्मदा, चंबल, बेतवा नदियों किनारे ताम्रपाल सभ्यता का विकास हुआ। पहले ही हम बता चुके हैं पुराने लेक्चरों में कि जो आपके पाषाण काल हुआ, ताम्र पाषाण काल की जो सभ्यता विकसित हुई है, नदियों के किनारों पर हुई है, पठारों पर हुई है, पर्वतों के आसपास हुई है। और मध्य प्रदेश में जितनी भी आपकी नदी हैं, चंबल हुई, बेतवा हुई, आपकी केन हुई, आपकी सोन हुई, यहाँ सब जगह आपको जो स्थल प्राप्त होंगे, यहाँ पाषाण भी होंगे, आपको ताम्र पाषाण भी होंगे, क्योंकि ये सभी जो स्थल प्राप्त होते हैं वो नदियों किनारे पर होते हैं। एक फैक्टर आप याद रखिए, 1932 में क्रमब्रिज विश्वविद्यालय के एक दल ने ताम्र पाषाण सभ्यता के चिन्ह मध्य प्रदेश के जबलपुर और बालाघाट जिलों में प्राप्त किए हैं। ये आपको जानना चाहिए। अब आज आप यहाँ आपका ताम्र पाषाण जो संस्कृति थी या का जो उसके स्थल थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसके पहले हम आपको ताम्र पाषाण पूरा पढ़ा चुके हैं। स्थलों के बारे में भी हम छोटे छोटे वीडियो करके आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया गया है वहां। अब हम सैंधव कालीन संस्कृति यानी सिंधु सभ्यता की बात करेंगे, क्योंकि आपको बताया है कि सिंधु सभ्यता मध्य प्रदेश के कोई भी हमें क्या मिले, यहाँ कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, तो हम सिंधु सभ्यता को यहाँ नहीं पढ़ेंगे। बस आप इतना याद रखेंगे, राज्य में सैंधव कालीन संस्कृति के चिन्ह हमें यहाँ नहीं मिले हैं। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आप मेंस राइटिंग में आप सिंधु सभ्यता का यहाँ जिक्र कर जाओ मध्य प्रदेश में कि उसके भी स्थल मिले हैं, तो यहाँ नहीं मिले हैं। ये आपको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रखना है। कोई भी जनरली पूछ सकता है क्या सिंधु कालीन सभ्यता के आपको यहाँ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मध्य प्रदेश में, तो नहीं हुए। अब आप देखें, सिंधु सभ्यता हो गई आपकी 2300 के आसपास। अब आगे जो सभ्यता बढ़ती है वो लोह युगीन बढ़ती है, क्योंकि अब नेक्स्ट धातु हमें क्या प्राप्त हुई है? लोह। आपको पता है यहाँ हमें तांबा पढ़ा है, हमने कांस्य नहीं पढ़ा है, जबकि आपके उत्तर पश्चिम में तांबा धातु आपकी एक सभ्यता थी पूरी, एक सिंधु सभ्यता, जबकि मध्य प्रदेश में उसके क्या है एविडेंस प्राप्त नहीं हुए। तो अब हम देखते हैं आपका लोह युगीन। इसका टाइम पीरियड आपका 1000 ईसा पूर्व के मध्य है। खोज जो हुई है इसकी 1000 से आपकी 1950 बीसी के मध्य लोहे की खोज के बाद काल को लोह युगीन संस्कृति या उत्तर वैदिक काल के भी कहते हैं। उत्तर वैदिक काल क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको पता है वैदिक काल का टाइम पीरियड आपका 1500 से लेकर 1000 के बीच में होता है और 1000 से 600 के बीच उत्तीय होता है। तो ये जो काल है आपका, ये वैदिक काल स्टार्ट हो जाता है, आपको पता है 1500 से लेकर 600 के मध्य। तो वहाँ यह हमें लोहे की भी खोज यहाँ हो जाती है। मध्य प्रदेश के कुछ उत्तरोत्तर भाग जैसे भिंड, आपका ग्वालियर, मुरैना में लोह युगीन संस्कृति के क्या प्राप्त हुए? हमें एविडेंस प्राप्त हुए। देखो हमें लोहे के तो प्राप्त हुए यहाँ, परंतु हमें सिंधु सभ्यता यानी कांस्य संस्कृति के कोई भी एविडेंस प्राप्त नहीं होते हैं। वहीं देखें आप धूसर संस्कृति, मृदभांड के भी अवशेष प्राप्त होते हैं। तो आपको जो नोट्स दिए जा रहे हैं यहाँ से, ये आपको बिल्कुल एज अ इट्स, जो आपको 3 मार्कर में या मेंस में कुछ लिखने को आते हैं, तो इस तरीके से आपको राइटिंग करना है। वो आज आपको हल्का सा यहाँ एक डेमो बताया गया है कि नोट्स किस प्रकार आपको मेंटेन करने हैं अपने। अब जो दक्षिण भारत में एक संस्कृति डेवलप हो रही थी उसको बोलते हैं महापाषाण कालीन संस्कृति। ये 1700 से लेके आपके 1000 बीसी के मध्य मानी जाती है, जहां आप देखते हैं कि दक्षिण भारत में विशाल पाषाण कालीन खंडों से निर्मित कुछ समाधियां प्राप्त होती हैं, जिन्हें हम महापाषाण कालीन स्मारक या मेंगोलिथिक कहा जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है आपसे कि मेंगोलिथिक क्या है, तो आप बताएंगे कि जो समाधियां प्राप्त होती हैं हमें पाषाण खंडों से दक्षिण भारत में, तो वो है यहाँ। जिस काल में इसका निर्माण हुआ उसे कौन सा काल बोलते हैं? महापाषाण काल। मध्य प्रदेश में स्मारक हमें कहाँ प्राप्त हुए? हाँ, ये आ सकता है कि मध्य प्रदेश में कहाँ हमें इसके साक्ष्य मिले हैं, तो रीवा और आपका सिवनी यानी पूर्व में, मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में आपका प्राप्त हुए रीवा पन्ना पटार। वहीं छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित हथनौर
हथनौरा में एक स्थान है जहां लगभग 500 पाषाण स्मारक हमें प्राप्त हुए हैं। तो आपको बस इतना जानना था कि लौह युग का टाइम क्या था और कहाँ कहाँ मध्य प्रदेश में इसके हमें एविडेंस प्राप्त हुए, और महापाषाण काल के जो कि ये दक्षिण की सभ्यता है यहाँ हमें कहाँ का एविडेंस प्राप्त हुए। तो वो आप इस तरीके से नोट्स आप अपने बना सकते हैं। अब हम एक टॉपिक बीच में बचा हुआ था, शैलाश्रय या गुहा चित्र या शैल चित्र। ये जो आपके भीमबेटका में बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिले हैं। हमने भीमबेटका आपको बताया था, तो वहाँ पूरा बताया था कि किस तरीके से शैलाश्रय बने हुए हैं, क्या उनमें पेंटिंग होती है, क्या प्यालेनुमा जो आकृति है, दैनिक वहाँ जो गतिविधियां होती है उसकी वहाँ पेंटिंग हुई है। जो पेंटिंग है वो आपकी 10 से 12,000 BC पुरानी है। तो ये सब हम पूरा आपको एक डिस्कस पहले भी कर चुके हैं। अब यहाँ वो देखें कि यदि आपको एक पर्टिकुलर लिखने को आ जाए शैलाश्रय के बारे में या इसको जानने के बारे में, तो आप उसको देखें नोट्स के फॉर्म में किस तरीके से आपको देखना है। जैसे देखें, भारत में पाए गए चित्र शैलाश्रयों में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्या शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं, पाए गए हैं, जिनकी भीतरी छतों और दीवारों पर अनेक ढंग के रोचक चित्र बनते हैं। क्योंकि भीमबेटका में बताया है कि प्यालीनुमा कुछ इस तरीके से वहां भी शैलाश्रय बने हुए हैं। चित्रण देखें उसका, लाल, सफेद, काला, नीला और पीले रंग का प्रयोग किया हुआ है। क्या बनाते हैं उनमें? बताया हुआ है कि पशु पक्षियों का शिकार, जानवरों की लड़ाई, मानव की परंपरागत युद्ध, पशुओं की सवारी, गीत, नृत्य, पूजन, आपका मधु संचय तथा घरेलू जीवन संबंधी अनेक जो उनकी दैनिक दिनचर्या थी उसी का उन लोगों ने चित्रण किया हुआ है आपके शैलाश्रयों में। ये आपके पत्थरों से या गुफाओं में जो बने होते हैं उनकी बात हो रही है। जबकि बताया हुआ है पचमढ़ी में बहुत सी गुफाएं मिली हैं, जिनमें लगभग 40 गुफाएं विविध प्रकार के चित्रों से क्या है, सुसज्जित हैं। ये आपको एक फैक्ट के रूप में यहाँ याद रखना है। वहीं होशंगाबाद में भी एक गुफा चित्र प्राप्त हुआ है जिसमें एक जिराफ का चित्र बना हुआ है। ये पूछ सकते हैं कि जिराफ का चित्र कहाँ बना हुआ है, ये आपके प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से भी, और यदि आपको शैलाश्रय पे ही लिखने के लिए आ जाए तो इस तरीके से उसको पॉइंट उसमें वहां कवर करना है। जैसे आपका जिराफ कहाँ है, होशंगाबाद में याद रखना है। वहीं पचमढ़ी के निकट 30 से 40 मील की दूरी पर तामिया, आप पचमढ़ी गए हो तो वहां तामिया घूमने की जगह है, और सोनभद्र है, झलई वहाँ शंकर जी की भी वो है स्थान है झलई, और इत्यादि गांवों में भी गुफा चित्र प्राप्त हुई। जब पचमढ़ी जाएंगे आप तो वहां आपको ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। हट्टा नामक ग्राम के समीप फतेहपुर नामक स्थान में कुछ चट्टान चित्र भी प्राप्त हुए हैं। वहीं पचमढ़ी से के लगभग 13 किलोमीटर की दूर पनार पानी ग्राम में याद रखना कि मामा भांजे, क्वेश्चन आया हुआ है कि मामा भांजे शैलाश्रय कहाँ पाया गया, तो आपको टिक करना पड़ेगा पचमढ़ी में, जिनमें लगभग 29 चित्र एक क्रीम या लाल रंग के वहां देखने को मिलते हैं। तो शैलाश्रयों क्यों बताया गया है उसके पीछे तो ये रीजन था कि आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा कि मामा भांजा शैलाश्रय मध्य प्रदेश में कहाँ पाया जाता है, और यदि लिखने को भी आता है तो भी आपको याद रखना है किस तरीके से लिखना है नोट्स के फॉर्म में। जैसे रायसेन जिले के भीमबेटका में लगभग कितने प्राप्त हैं, हमें 700 शैलाश्रय प्राप्त हैं, जिनमें लगभग 500 शैलाश्रयों में चित्रण अंकन किए हुए हैं। यहाँ लाल और सफेद रंगों का प्रयोग किया हुआ है। तो जब भीमबेटका बता रहे थे हम, तो हमने काफी उसके बारे में डिस्कस किया है कि कितनी गुफाएं हैं, कितने शैलाश्रय हैं, प्यालेनुमा हैं, कौन सी चट्टानों वहाँ क्वार्टराइट चट्टानों में किस तरीके से रंग उकेरे गए हैं, और पर्यटनों के लिए कितनी अभी आपकी गुफाएं खुली हुई हैं। ये सब हम आपको रायसेन जिले में जब भीमबेटका बता रहे थे तो सब वहां बताया गया था। अब आपको जो प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कुछ शैलाश्रयों के बारे में, जैसे लिखी छाछ शैलाश्रय कहाँ है, तो आपको बताना पड़ेगा मुरैना आजकल, और करसा मुरैना, तो कुछ भी पूछ सकता है एमपीपीएससी। वहीं लिखी दंत शैलाश्रय कहाँ है, तो चंदेरी, कहाँ पड़ता है चंदेरी, अशोकनगर में, ठीक है ना। और दाता शैलाश्रय आपकी बिजावर छतरपुर में, निशानगढ़ काजरी ये आपका पचमढ़ी में। ये आपको याद रखना है फैक्ट के रूप में, कोई भी पूछ सकता है, मामा भांजा तो आ भी चुका है एग्जाम में। और बेलखंदर शैलाश्रय ये पचमढ़ी में, और हरिपाल शैल चित्र बोरी होशंगाबाद में, और आपका झिंझारी शैलाश्रय कटनी में, ठीक है ना। ये सब आपको याद रखना है। और रानी माचा, जो इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला, रानी माचा शैलाश्रय चित्रंगी सिंगरौली में। तो ये इसलिए आपको लास्ट में लिख दी गया है क्योंकि ताकि आप इनको
एक फैक्ट के फॉर्म में याद कर लें। और आज आपको ये नोट्स भी बताए गए हैं कि किस तरीके से आपको अपने नोट्स बनाना है। तो कई बार हमारे द्वारा बता दिया जाता है पर नोट्स नहीं बताया, तो आपको इस तरीके से नोट्स अपने डिजाइन करना है। और अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा, वो आपको वैदिक काल रहेगा। तो आपको ऋग्वैदिक काल के भी यहाँ कोई खास एविडेंस प्राप्त नहीं हुए मध्य प्रदेश में, तो उसका हम जिक्र करते हुए आगे निकल जाएंगे। और उत्तर वैदिक काल में जो कुछ किंवदंतियों के माध्यम से मध्य प्रदेश का इतिहास बताया गया है, जैसे आपके कारोस वंश है ना, एलम वंश, इनके बारे में हम बिल्कुल वैसे ही पढ़ेंगे जैसे हम भारतीय इतिहास को अध्ययन करते थे। और अब हमारा एमपी का जो एग्जाम अब क्या आने वाले एग्जाम है, जैसे एमपीएसआई आने वाला है, कांस्टेबल आने वाला है, जो भी वनडे एग्जाम है एमपीपीएससी के अलावा, उनके लिए हमारा विविध या तथ्यात्मक या फैक्ट टाइप से एमपी को आपको फास्ट क्विक रिवीजन के दृष्टिकोण से हम उसकी एक अलग सीरीज बनाएंगे। ये सीरीज आपकी कंटिन्यू रहेगी, ये एमपीपीएससी के लिए ही था और हम इसको डिटेल में पढ़ाएंगे, इसलिए हम इसको एक धीरे धीरे ही इसको कंप्लीट करेंगे। और आपको फास्ट क्विक रिवीजन के लिए एमपी को हम एक नेक्स्ट सीरीज लाने वाले हैं जो वनडे एग्जामों में काम आएगी। आपकी कांस्टेबल हुआ, आपकी जो भी मध्य प्रदेश में एग्जाम होते हैं आपके, उस फॉर्म में हम उसको कंप्लीट कराएंगे। मानचित्र के द्वारा उसको पढ़ाया जाएगा। और जो भी जगह आपकी आने वाली है, क्योंकि 3 से 4 महीने के बीच में आपके पास काफी जगह रहेंगी मध्य प्रदेश की, तो क्योंकि ये जो चैप्टर चलेगा यहाँ से एमपीपीएससी 2020 वाला, ये काफी स्लो रहेगा। और उसके पीछे रीजन है कि हम इसको डेप्थ में पढ़ाना चाहते हैं कि आप हर चीज को समझें, मध्य प्रदेश के इतिहास को काफी अच्छे से समझें। और जो हम वनडे फैक्ट या रिवीजन या जो आपके अदर एग्जाम होंगे, उनके लिए अलग प्लेलिस्ट में सीरीज के फॉर्म में मध्य प्रदेश के गठन से नेक्स्ट क्लास पढ़ाना प्रारंभ करेंगे। और इस वाले वीडियो में जो एमपीपीएससी 2020 वाला चल रहा है, वहां हमारा अगला लेक्चर वैदिक काल पर आएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।